गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं अनुजाज। हमसे पिछले क्लास में पॉलिटी पे बात कर रहे थे और हमने पॉलिटी में मौलिक अधिकार पर चर्चा किया था। और हमने जब इतिहास के टॉपिक पर जब आपके सामने हम जिक्र कर रहे थे, वह हमारा टॉपिक था ब्रिटिश का भू राजस्व नीति। और आज हम पॉलिटी सेगमेंट पर बात ना करके आज हम इतिहास के सेगमेंट पर बात करेंगे। और उसी कड़ी में जो हमारा नया टॉपिक है वह है कृषि का वाणिज्यीकरण। जो इतिहास का जो हमारा अगला टॉपिक है वह है कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण का अर्थ होता है कि व्यापारिक मुनाफे को केंद्र में रखकर हम यह बात करें कि भारत में अंग्रेजों ने कृषि का वाणिज्यीकरण क्यों अपनाया, उसी को हम आपके सामने जिक्र कर रहे हैं। व्यापारिक मुनाफे को केंद्र में रखकर अंग्रेजों ने नकदी फसलों पर बल दिया। इसे ही कृषि का वाणिज्यीकरण के नाम से जानते हैं। जो ब्रिटिश की कृषि नीति का अंग था, भारत के जो कृषक थे वह अंग्रेजों के द्वारा जो कृषि के वाणिज्यीकरण जो नीति अपनाई गई, जो नई कृषि नीति लाई गई, उससे पहले भी भारत के जो परंपरागत जो कृषक थे, जो पहले से कृषि करते आ रहे थे, वे पहले भी नकदी फसलों की खेती करते थे। लेकिन वे उस समय नकदी फसलों की खेती स्थानीय आवश्यकताएं एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार करते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक अंग्रेज भारत में कृषि की वाणिज्यीकरण नीति को लेकर नहीं आए, तो उससे पहले भारत के कृषक नकदी फसलों की खेती कर रहे थे, लेकिन वह सिर्फ सीमित मात्रा में कर रहे थे, जितनी स्थानीय आवश्यकताएं होती थी। इसलिए हमें कृषि के वाणिज्यीकरण टॉपिक देखने के बाद यह पता चलता है कि यह नीति विशेष रूप से ब्रिटिश के हितों के लिए थी, उनके अनुरूप थी। तो हमने अभी जितने भी चीजों को जिक्र किया है उसी चीज को बोर्ड पे चल के देखेंगे कि कृषि का वाणिज्यीकरण था क्या। तो इसके पहले पॉइंट को हम देखते हैं। व्यापारिक मुनाफे को केंद्र में रखकर ब्रिटिश ने नकदी फसलों की खेती पर बल दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि अंग्रेजों ने जो नई कृषि नीति लेकर आए थे, जो एक नई नीति को लेकर आया जिसे हम कृषि के वाणिज्यीकरण के नाम से जानते हैं, अंग्रेजों के द्वारा यह इसलिए लाया गया क्योंकि यह इसके माध्यम से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। हम आगे भी विश्लेषण करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इसके अर्थ को समझा रहे हैं, जिसे कृषि का वाणिज्यीकरण कहा गया, जो ब्रिटिश कृषि नीति का अंग था, जो ब्रिटिश के कृषि नीति का अंग था, एक उनका एग्रीकल्चर पॉलिसी था। इसके तहत किसानों को परंपरागत फसलों के स्थान पर नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य किया गया। और इसमें कृषकों को बाध्य किया गया नकदी फसलों के लिए। उन्हें यह बाध्य किया गया कि तुम परंपरागत जो कृषि करते आ रहे हो उसे छोड़कर नकदी फसल अब करो। इसका जो अगला पॉइंट है, ब्रिटिश शासन के पहले भी भारत में नकदी फसलों की खेती की जाती थी, किंतु वे स्थानीय आवश्यकताओं से मुख्यतः परिचालित थी। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस समय भारत में कृषि का नई नीति लाया गया, उससे भी पहले भारत में नकदी फसलों की खेती की जा रही थी, लेकिन वह खेती स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार थी। वह स्थानीय परिस्थिति, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार थी। यह हमारा कृषि के वाणिज्यीकरण का अर्थ हो गया। अब हम यह बात करने जा रहे हैं कि इसके उत्तरदायी कारण क्या थे, इसके कारण क्या थे, ये भारत में लाया क्यों गया। ये भारत में इसलिए लाया गया, हम कुछ बात करते हैं, 2-3 मिनट आपके सामने बात करेंगे। कृषि का वाणिज्यीकरण भारत में इसलिए लाया गया
क्योंकि इसके माध्यम से अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती, अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती। क्योंकि अगर कृषक नकदी फसलों की खेती करते तो उन्हें ज्यादा आय प्राप्त होता, और ज्यादा आय प्राप्त होता तो वे अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा राजस्व दे सकते थे। तो इसका अर्थ यह हो गया ना कि यह अंग्रेजों के हित में था, यह अंग्रेजों के हित में था। क्योंकि भारत में जैसे कृषि का वाणिज्यीकरण लाया गया, अंग्रेजों पर ज्यादा से ज्यादा राजस्व आरोपित कर दिया गया। तो यह किसानों के हित के लिए नहीं था, यह अंग्रेजों के हित के लिए था। एक और इसमें बात थी, लेकिन हम उससे हम थोड़ी देर के बाद जिक्र करेंगे। जितने ये बोर्ड पे दिया गया उसी चीज को देखते हैं। अधिकतम भूराजस्व की राशि को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पे बल दिया। जो हम पहले लेक्चर के दौरान बात की आपसे कि अधिकतम भूराजस्व प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने कृषि की वाणिज्यीकरण नीति को भारत में इंट्रोड्यूस किया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अंग्रेजों ने कृषि का वाणिज्यीकरण क्यों किया, उन्होंने नकदी फसलों को क्यों भारत में लाया। तो आपका अगर एमसीक्यू होगा तो आप इसे बता सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम से अधिकतम भूराजस्व अर्जित करने के लिए। और आपका अगर मेंस क्वेश्चन लिख रहे हैं तो हम इसके और भी चीज को देखेंगे, इसके नकारात्मक पक्ष को भी देखेंगे और इसके सकारात्मक पक्ष को भी देखेंगे, और लास्ट में इसके विश्लेषण भी करेंगे। तब आप पूरे टॉपिक को देखकर आप इसका अच्छे से एक आंसर राइटिंग मेंस के लिए जरूर कर सकते हैं। और हम ये देख रहे हैं 2-3 साल से यूपीएससी का ये ट्रेंड हो गया है कि दो तीन टॉपिक तो आजकल फेमस हो गया है मेंस, यूपीएससी के मेंस में। जैसे आपका हस्तशिल्प उद्योगपतन एक टॉपिक है, हस्तशिल्प उद्योगपतन, एक कृषि का वाणिज्यीकरण, धन की निकासी। 2-3 साल से ट्रेंड देख रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्वेश्चन आ ही जा रहा है। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप इस टॉपिक को एक अच्छे से समझ रहे होंगे। शब्दों के मर्म को समझिए, शब्दों के अर्थों को समझिए। क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा बुक भी पढ़ रहे होंगे, तो बुक में होता क्या है कि आप बुक पढ़ लेते हैं, लेकिन जो शब्द दिया गया शब्द आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम उस शब्द को पढ़ लेंगे, लेकिन शब्द का अर्थ, जब तक आप शब्दों का अर्थ नहीं समझिएगा तो कैसे उसके बारे में ना आप किसी को बता सकते, ना आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं। और यूपीएससी का मेंस ही होता है सबसे पहले कि आपको अपना नॉलेज तो आपके पास है, लेकिन उस नॉलेज को आप एक्सप्रेस अपने कॉपी पे नहीं कर पा रहे, उसका अभिव्यक्त अपने कॉपी पे नहीं कर पा रहे, तो इसका अर्थ हुआ कि वह नॉलेज आपके लिए बेकार हो जाता है। इसलिए हर टॉपिक को एक दूसरे से कनेक्ट करके आगे बढ़िए, मेंस राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए और उसके साथ साथ एमसीक्यू भी डील कीजिए और अपने एक्सप्रेस को भी ठीक कीजिए, अपने एक्सप्रेशन को भी ठीक कीजिए। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे। वस्तुतः किसानों को नकदी फसलों की खेती के माध्यम से अधिक धन अर्जित होती। तो अभी हम आपके सामने तो बात तो किए थे कि इसके माध्यम से क्या होता, इसके माध्यम से किसानों को ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित होता और उस धन के माध्यम से अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा भूराजस्व चुका सकते थे। तो हमें इसके विश्लेषण करने से यह हमें प्रतीत हो रहा है कि यह अंग्रेजों के हित के लिए था। कृषि का वाणिज्यीकरण यह अंग्रेजों के हित के लिए था। और हमने अभी जो आपको बोला है कि हम इसके दूसरे टॉपिक को भी जिक्र करेंगे। यह तो अभी आप उत्तरदायी कारण में पहले टॉपिक देख रहे हैं, जो आपका लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं, जो इसका लास्ट पॉइंट है, आप इसके पहले टॉपिक को देख रहे हैं। इसका दूसरा टॉपिक यह था कि भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण इसलिए भी लाया गया
क्योंकि जिस समय भारत में यह नीति लाया गया उस समय इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी। उस समय इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी, यानी उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी और औद्योगिक क्रांति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे माल की जरूरत थी, ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे रॉ मटेरियल की जरूरत थी, क्योंकि उस रॉ मटेरियल के माध्यम से ही ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बनाया जा सकता था, यानी वस्तु बनाया जा सकता था। इसलिए भी भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण लाया गया। तो हमें सारे पॉइंट को देखने के बाद यह पता चलता है कि यह विशेष रूप से अंग्रेजों के हित में था। और अब हम जब इसके अगले पॉइंट को जिक्र करेंगे, अगले पॉइंट को देखेंगे, तो हमें और समझ आ जाएगा कि अंग्रेजों ने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अपने अनुकूल करने के लिए, मेरी लाइन को ठीक से समझिएगा, जब हम अगले पॉइंट को जिक्र करेंगे तो हम यह देखेंगे कि अंग्रेजों ने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को लेकर आए। भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को लेकर आए। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से यह दिखाई देता है, पहले आप इसको समझ लीजिए और सुन लीजिए कि भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण लाया क्यों गया। यह हम अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार विश्लेषण कर रहे हैं। जिस समय भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण लाया गया तो उस समय इंग्लैंड चाय पत्ती का यानी पत्ती का आयात चीन से करते थे और उसके बदले वे चीन को ज्यादा से ज्यादा धन देते थे। तो अंग्रेजों को यह महसूस हुआ, मेरी बातों को ठीक से समझें, तो अंग्रेजों को यह महसूस हुआ कि हम अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कैसे अपने अनुकूल करें। तो उन्होंने भारत में, तो अंग्रेजों ने एक यह योजना बनाई कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अपने अनुकूल करने के लिए यह योजना बनाई कि वे भारत में ज्यादा से ज्यादा चाय पत्ती के उत्पादन पर, यानी नकदी फसलों के उत्पादन पर बल देने लगे, क्योंकि उस समय भारत इंग्लैंड का गुलाम था। अगर भारत में चाय पत्ती का उत्पादन होने लगता, और चाय पत्ती नकदी फसलों का एक पार्ट है, एक नकदी फसलों का हिस्सा है, तो इससे यह फायदा होता कि अंग्रेजों को चीन से चाय पत्ती का आयात नहीं करना होता और अंग्रेज भारत से ही चाय पत्ती को आयात करने लगते और वे उसे कम पैसे में भी, कम रुपए में भी प्राप्त कर सकते थे। इसलिए अंग्रेजों ने नकदी फसलों पर ज्यादा से ज्यादा बल दिया अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने के लिए। अंग्रेजों ने एक त्रिकोण बनाया, वह त्रिकोण था भारत इंग्लैंड चीन का त्रिकोण। हाँ, उस समय एक और चीज थी कि अंग्रेजों ने भारत में अफीम की खेती पे बल दिया। उस समय अंग्रेजों ने भारत में अफीम की खेती पर बल दिया और उस अफीम को चीन के कैंटन निर्यात किया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि वे अंग्रेज अगर भारत से अफीम चीन भेजते और उस अफीम के बदले उन्हें चाय पत्ती प्राप्त हो जाती और वे अफीम को ऊंचे दर पे भेजते थे और वे उस अफीम को ऊंचे दर पे बेचते थे। तो इससे हमें यह प्रतीत होता है कि अंग्रेज अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए वे भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को लेकर आए। हम अभी विश्लेषण कर रहे हैं, हम अभी कृषि के वाणिज्यीकरण को विश्लेषण कर रहे हैं और इस कारण उस समय
उस समय आंग्ल चीन अफीम युद्ध भी हुआ। जब ज़्यादा से ज़्यादा अफीम भारत से चीन निर्यात किया जाने लगा तो उस समय अंग्रेज और चाइना के बीच में प्रथम अफीम युद्ध भी हुआ। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रथम अफीम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसका आंसर जरूर दे दीजिएगा कि प्रथम अफीम युद्ध आंग्ल और चीन के बीच में हुआ। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी समझ गए होंगे और भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण लाया क्यों गया है आप उससे भी समझ गए होंगे। तो हम तुरंत इसके आगे बात करते हैं कि इसके लिए और क्या जरूरी था। हम कृषि के वाणिज्यीकरण के बारे में जिक्र कर रहे हैं। हम अभी कृषि के वाणिज्यीकरण का विश्लेषण कर रहे हैं और हम यह बात कर रहे हैं अभी कि भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण क्यों लाया गया और हम यह देख रहे हैं कि भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण के माध्यम से अंग्रेजों के हित कैसे साबित हुए या उनके हित कैसे पूरे हुए, हम इसी चीज को भी देख रहे हैं। और हम अभी यह बात कर रहे थे कि भारत में अंग्रेजों ने कृषि का वाणिज्यीकरण इसलिए लाया क्योंकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व की प्राप्ति होती और वे इस भू राजस्व के माध्यम से अपने बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते थे। हमने भी ये भी विश्लेषण किया था कि भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण इसलिए लाया भी गया क्योंकि उस समय जो इंग्लैंड की परिस्थिति थी वह औद्योगिक क्रांति से परिपूर्ण थी। यानी उस समय इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत थी, यानी कच्चे पदार्थ की जरूरत थी। क्योंकि उस कच्चे पदार्थ के माध्यम से ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसलिए भारत में नकदी फसलों पर बल दिया गया। और इसमें जो सबसे लास्ट पॉइंट होगा, जो इसका अगला पॉइंट होगा, अंग्रेज अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने के लिए, अपने हिसाब से करने के लिए उन्होंने भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पे बल दिया। क्योंकि जिस समय कृषि का वाणिज्यीकरण भारत में नहीं लाया गया था उससे पहले अंग्रेज चीन से चाय का आयात करते थे और उस चाय के आयात के बदले वे चीन को काफी ज्यादा रुपया या मुद्रा देते थे। तो उससे अंग्रेजों को यह महसूस हुआ क्यों ना यह जो परिस्थितियां है जो अभी चीन के लिए उपयोगी है, तो इस परिस्थितियों को हम अपने अनुकूल क्यों ना बना लें। इसलिए अंग्रेजों ने भारत में ज्यादा से ज्यादा चाय के उत्पादन पर बल देने लगे और वे चीन से चाय के आयात को कम किया और भारत से चाय को आयात करने लगे इंग्लैंड के लिए। और दूसरी ओर जो कुछ मात्रा में भी वह चीन से चाय का जो आयात करते थे उसके बदले वे चीन अफीम भेजने लगे और उस अफीम का उत्पादन भी भारत में होता था। तो इसका परिणाम निकल कर यह आया कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां अंग्रेजों के अनुकूल हो गई। और एक और कारण था, जो लास्ट कारण था, अंग्रेजों के खाद्यान्न उपयोगिताओं को, अंग्रेजों के खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए भी नकदी फसलों पे बल दिया गया। क्योंकि उनकी खाद्यान्न उपयोगिता क्या थी? चाय। और चाय भी किसका हिस्सा है? नकदी फसल का हिस्सा है। इसलिए भी नकदी फसल पे बल दिया गया। तो अभी हम
जितने भी चीजों को विश्लेषण कर रहे हैं उसके हर बारीकों को छू रहे हैं, उसी चीज को हम बोर्ड पे चल के देखते हैं। जो हमारा जो ये पॉइंट है, धनराशि प्राप्त होती और वे भूराजस्व की अधिकतम राशि को चुका पाने में सक्षम होते, यह इस पॉइंट को हम जिक्र कर चुके हैं। अगर भारत में नकदी फसलों की खेती की जाती और नकदी फसलों की खेती के माध्यम से अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित मिलता, किसानों को लाभ मिलता, और वे किस लाभ के माध्यम से ज्यादा भूरा जो किसे दे सकते थे, अंग्रेजों को दे सकते थे। तो इस चीज को अगर आप लिंक करके जोड़ते हैं तो आपको यह लगेगा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह अंग्रेजों के हित में था। इसका जो अगला पॉइंट है, इंग्लैंड में हो रहे औद्योगिक क्रांति के कारण औद्योगिक इकाइयों में कच्चे माल की आवश्यकता थी, अतः इसकी पूर्ति के लिए भारत में नकदी फसलों जैसे कपास, नील आदि की खेती पर बल दिया गया। और जिस समय भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण लाया गया, उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, और औद्योगिक क्रांति चलने के कारण वहां की औद्योगिक इकाइयों के लिए, वहां की इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी, क्योंकि उस मटेरियल के माध्यम से किसी भी ऑब्जेक्ट का यानी किसी भी वस्तु का निर्माण हो सकता था, और उस वस्तु को दूसरे देश निर्यात कर वे ज्यादा से ज्यादा लाभ यानी धन अर्जित कर सकते थे। इसका अगला पॉइंट है, ब्रिटिश द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संतुलन को अपने पक्ष में करने के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पे बल दिया गया। और इसका अगला पॉइंट है, ब्रिटिश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने के लिए भारत में नकदी फसलों पे बल दिया गया। वस्तुतः भारत से इंग्लैंड चाय का निर्यात कर वहां चीन से चाय के आयात में कमी की गई, तो साथ ही चीन से आने वाली चाय के भुगतान के लिए इंग्लैंड ने भारत में अफीम के उत्पादन पर बल दिया और इस अफीम का चीन को निर्यात किया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो वह चाय चीन से खरीदते थे, वह अब चीन से न खरीदकर वे भारत में इसका उत्पादन करने और भारत से इसका आयात इंग्लैंड करने लगे। और जो भी थोड़ी मात्रा में चीन से चाय का निर्यात इंग्लैंड होता था, उसके बदले वे वहां अफीम भेजने लगे और उस अफीम का उत्पादन भारत में ही होने लगा। तो इसका परिणाम यह निकल के आया कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी अब अंग्रेजों के अनुकूल हो गई। इसलिए जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा चीन अफीम निर्यात करने के कारण भी अंग्रेज और चीन के बीच में प्रथम आंग्ल अफीम युद्ध भी होता है, यानी प्रथम चीन युद्ध भी होता है अफीम के कारण। तो हम अभी जितने भी चीजों को देखें, यह हमारा कृषि के वाणिज्यीकरण का एक पहला हिस्सा था। जब हम आपके सामने कल आएंगे इस मॉडर्न हिस्ट्री के कृषि के वाणिज्यीकरण का दूसरा हिस्सा लेकर, तो हम इसे और गहराई से अध्ययन करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक जरूर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी यह टॉपिक कृषि का वाणिज्यीकरण समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। अगर आपको शब्द स्पष्ट नहीं आ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हिंदी दिया गया होता है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। आप लॉकडाउन को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। जिसे इस टॉपिक जरूरत है उसे शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए। फिर कल मिलते हैं एक नए कृषि के वाणिज्यीकरण का अगला भाग लेकर। थैंक यू एंड गुड नाइट।